हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। तो हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, कुछ टॉपिक्स नीट के लिए रिवाइज कर रहे थे। तो हम लोगों ने मोल पढ़ लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज कर लिया, केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज किया। उसके बाद जो नंबर आता है वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से अक्सर एक या दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली नीट एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन ईजी आते हैं, बट अगर आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर रखा है, रटा नहीं है, मतलब इसको समझ के आपने किया है, विद अंडरस्टैंडिंग आपने इसको किया है, तो आप इसका डेफिनेटली कैसा भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, नीट लेवल तक का कोई भी क्वेश्चन आता है या किसी भी एग्जाम में आता है तो आप उसको करके ले जाओगे। और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा अगर आपने किया हुआ है तो। इतना सिंपल नहीं आता, और ये सिंपल नहीं है इसीलिए ये क्वेश्चन आपको और बाकी स्टूडेंट को काफ़ी उसमें डिफरेंस भी क्रिएट कर देगा, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन आता है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको करना होगा। अक्सर देखा है मैंने बच्चों को कि इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं वो आयनिक इक्विलिब्रियम में। अगर आप इसके क्वेश्चन 2 करके ले गए तो आप काफ़ी उन बच्चों से एक्स्ट्रा एज ले लोगे कि जो बच्चे आयनिक का क्वेश्चन नहीं कर पाते, ठीक है। और विद अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी है, टॉपिक को आप बिल्कुल रटते नहीं हो, विद अंडरस्टैंडिंग करते हो, तो डेफिनेटली आप इसका क्वेश्चन कर सकते हो, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। बस इसमें यह है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स। अदर टॉपिक में कम प्रैक्टिस भी आप करते हो तो काम चल जाता है, बट आयनिक में आपको थोड़े से सेल्फ प्रैक्टिस या एफर्ट आपको थोड़े से लगाने होंगे। तो आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, मतलब वगैरह आप समझते हो सब। इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा, आयनिक का मतलब इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस, ठीक है ना। अब आयंस में आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा तो इसका मतलब ये होगा कुछ इस तरीके से कि कोई भी आपने लिखा कोई सब्सटेंस है, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस है तो जो आयन देगा उसको आप क्या बोलते हो, इस तरीके से था लेट से कि आपने लिखा AB, तो AB था तो उसने आयन प्रोड्यूस किए, A+ आयन और B- आयन प्रोड्यूस किए। तो यहाँ पे ये जो है ये है अनआयोनाइड फॉर्म। ये कैसी है? अनआयोनाइड फॉर्म। और ये कैसी फॉर्म है? आयोनाइड फॉर्म। तो यहाँ पे आयोनाइड और अनआयोनाइड फॉर्म में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, तो इसी को आयन है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हो? आयनिक इक्विलिब्रियम। वैसा ही इक्विलिब्रियम है जैसा आप लोगों ने केमिकल में पढ़ा था, बस यहाँ पे क्या होंगे? आयंस होंगे, आयोनाइड फॉर्म, अनआयोनाइड फॉर्म। तो आयोनाइड फॉर्म में जो आयंस होंगे उसमें, और जो अनआयोनाइड फॉर्म है उसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए आप इसको बोलते हो आयनिक इक्विलिब्रियम। अब बात आती है कि जो आयंस है वो प्रोड्यूस कौन करता है। तो आयन जो प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है? आयन प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोलाइट। कौन प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो क्या होगी कि वो सब्सटेंस जो एक्वा सॉल्यूशन में या फिर मोल्टर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है, जैसे आपने बोला कि NaCl, ये इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि ये Na+ और Cl- में आयोनाइज हो गया। आपने लिखा HCl, ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। ये H+ और Cl- में आयोनाइज हो गया। आपने लिखा ग्लूकोज C6H12O6, तो ये आयोनाइज नहीं होगा, तो फिर ये क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि आयंस में आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा या आयोनाइज नहीं होगा, तो इस तरीके से कैसा हुआ? नॉन इलेक्ट्रोलाइट हुआ। तो इलेक्ट्रोलाइट की आपकी डेफिनेशन पता चल गई। अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, वो 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हैं। कौन कौन से? ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। कौन कौन से? पहला जो टाइप है वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। बहुत बेसिक टर्म है, बट ये आपके यूजफुल है काफ़ी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो उसका अल्फा होगा 1, या फिर आप बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली कितना? 100%। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे जो कंप्लीटली अपने आयंस में आयोनाइज हो जाते हैं। उनका अल्फा की वैल्यू कितनी? 1, या परसेंटेज में आप बोलोगे तो कितना? 100%। तो ऐसे जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में कौन आता है? जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं, लाइक HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक।
उसके बाद जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से, अक्सर फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स हैं, ठीक है, जैसे आपने लिखा NaOH, KOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड ग्रुप के जो है, ठीक है, सेकेंड ग्रुप में आपने लिखा बेरियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से। तो ये जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। जितने भी सॉल्ट हैं, अब सॉल्ट जितने भी हो, कोई सा भी सॉल्ट हो, ठीक है, NaCl, KCl, Na2SO4, Na2SO4, ठीक है, K2SO4, MgCl2, जितने भी सोल्ट आप सोच सकते हो सब कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। आपने लिखा सोडियम एसीटेट, तो ये सोडियम एसीटेट क्या है, सोडियम एसीटेट ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन जरूर आता है कि सर ये तो वीक एसिड का पार्ट है ना, कोई बात नहीं, वीक एसिड होगा, बट अगर आपके लिए सोल्ट है तो सोल्ट चाहे कोई सी भी एसिड कोई से भी बेस का होगा तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा ऑलवेज। तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का अल्फा 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको ध्यान से देखना। आपने लिया HCl, तो HCl डिसोसिएट होगा तो प्रोड्यूस करेगा H+ और Cl-। अब मैंने आपको बोला कि HCl का कंसंट्रेशन C है तो इसका अल्फा 1 होगा, तो ये भी कितना प्रोड्यूस होगा, C, और Cl- का कंसंट्रेशन भी कितना होगा, C होगा, ठीक है। सिमिलर इसी तरीके से आपने लिखा कि H2SO4, अब H2SO4 भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये डबल ऑफ H+ प्रोड्यूस करेगा और सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा। तो अगर इसका कंसंट्रेशन C है H2SO4 का, तो इससे जो H+ मिलेगा वो कितना होगा, 2C, और जो सल्फेट मिलेगा वो कितना होगा, C। तो इस तरीके के आपको देखने हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो जिनका अल्फा कितना होगा, 1। सेकंड, उसके बाद आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, जिनका अल्फा लेस देन 1 होगा, मतलब अल्फा 100% नहीं होगा, उनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपने लिखा एसिटिक एसिड, अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये लिखेगा एसिटेट आयन और H+। अब ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो आयनाइड फॉर्म है और अनआयोनाइड फॉर्म है, उन दोनों में क्या होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन C है तो C में से डिसोसिएट हुआ X, तो ये भी कितना X और ये भी कितना X। अब आपने एक अल्फा पढ़ा होगा केमिकल में भी, तो अल्फा की वैल्यू आप लिखते हो X/C, यानी कि डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल। तो यहाँ से आप X की वैल्यू लिख सकते हो कितनी, C अल्फा। तो आप बार बार इसको C अल्फा से लिखोगे जब भी आप आयनिक करोगे, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो C-C अल्फा, ये भी C अल्फा और ये भी C अल्फा। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दो कैटेगरी में आपने इनको डिवाइड किया। अब जो है स्ट्रॉन्ग वो इलेक्ट्रोलाइट वो है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन से हैं, वीक एसिड, वीक बेस। जो सॉल्ट है वो किसकी कौन से में जाएंगे, वो जाएंगे सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो एसिड है वो एसिड कैसे पता चलेगा कि एसिड कौन है, बेस कौन है। तो उसको थोड़ा सा एसिड बेस थ्योरी है, तो एसिड बेस थ्योरी को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। एसिड बेस थ्योरी, एसिड बेस थ्योरी, तो जो सबसे पहली थ्योरी थी एसिड बेस थ्योरी की वो है आर्रेनियस कॉन्सेप्ट। आर्रेनियस ने क्या बोला, इसकी जो खास बात है वो किसके लिए है, वैलिड फॉर एक्वा सॉल्यूशन। ये जो आर्रेनियस की बात है वो वैलिड है किसके लिए, ओनली फॉर एक्वा सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्वेंट है वो आपका क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट वाटर होना चाहिए, तभी आप आर्रेनियस वैलिड कर पाओगे। तो इसने बोला जो एसिड है वो एसिड कौन है, जो H+ डोनर है, तो H+ डोनर तो क्या होगा, एसिड होगा। और बेस कौन सा होगा, जो OH- डोनर होगा वो क्या होगा, वो बेस होगा। लाइक आपने लिखा HCl, H2SO4, ठीक है, आपने लिखा HNO3, तो ये क्या है, एसिड, ये H+ डोनेट करते हैं एक्वस मीडियम में। आपने लिखा NaOH, KOH, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये OH डोनेट करते हैं, OH प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब क्या होंगे, बेस। तो ये थ्योरी थी किसकी, आर्रेनियस की। तो आर्रेनियस के अकॉर्डिंग जो H+ देता है वो एसिड और जो OH प्रोवाइड करता है वो है बेस।
उसके बाद जो सेकंड कंसेप्ट आता है, ठीक है, वो है ब्रोंस्टेन लोरी। ब्रोंस्टेन लोरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, ब्रोंस्टेन लोरी कॉन्सेप्ट। अब ब्रोंस्टेन लोरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ब्रोंस्टेन ने क्या बोला, जो H+ प्रोवाइड करेगा, ये किसी भी मीडियम के लिए वैलिड है, ठीक है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक्वस मीडियम ही है। तो जो H+ डोनर होगा वो तो होगा एसिड, और जो H+ एक्सेप्टर होगा वो होगा बेस। तो H+ डोनर, उसमें भी एसिड था, इसमें भी एसिड है। उसमें बेस कौन था, जो OH डोनेट करता है, और इसमें बेस कौन है, जो H+ एक्सेप्ट करता है, वो क्या होगा, एसिड होगा, बेस होगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखो। फिर दूसरी चीज इन्होंने क्या बोला, एसिड का जो है वो कॉन्जुगेट क्या होगा, एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, और जो बेस है बेस का कॉन्जुगेट क्या होगा, एसिड होगा। तो उन्होंने तो बोला था एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट मिलता है, बट ब्रोंस्टेन लोरी क्या बोलता है, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो उसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मिलता है। इधर देखो एग्जांपल से, अगर आपने लिखा NH3 और HCl, इन दोनों की रिएक्शन हुई तो आपको मिलेगा NH4+ और Cl-। अब देखो आप इसको बड़े ही ध्यान से देखना कि अगर आप यहाँ पे देखोगे NH3, तो इसने क्या किया, H+ एक्सेप्ट किया, H+ एक्सेप्ट किया, तो H+ एक्सेप्ट किया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, बेस। तो ये तो हुआ बेस, और बेस का कॉन्जुगेट क्या होगा, एसिड, तो ये क्या हुआ, कॉन्जुगेट एसिड। और ये क्या है, HCl, ये H+ प्रोवाइड कर रहा है, तो HCl जो है H+ प्रोवाइड कर रहा है, तो HCl प्रोवाइड करने वाला जो है H+ वो क्या होगा, एसिड, और एसिड का जो होगा वो कॉन्जुगेट बेस, एसिड का कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस, बेस का कॉन्जुगेट एसिड, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, अक्सर नीट में पूछा जाता है, ठीक है। वो क्या है, वो पूछेगा आपसे कि H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ये आपको बताना है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2CO3। तो बेस बनाने के लिए आप क्या करोगे कि H2CO3 है वो एक H+ दे देगा, और साथ में मिलेगा HCO3-। तो ये अगर एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट बेस, और अगर ये बेस है तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। इस तरीके से आपको बताना है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, उसी के बेसिस पे आप पूरे कर सकते हो, ठीक है। अगर अपने को बोला जाए HCO3- है, तो ये जो है वो एम्फोटेरिक है, एम्फीप्रोटिक भी बोल सकते हो। एम्फीप्रोटिक वो होती है जो H+ एक्सेप्ट भी करती है और H+ डोनेट भी करती है। तो अगर इसने H+ एक्सेप्ट किया तो क्या होगा, H+ डोनेट किया तो क्या होगा, अगर इसने H+ डोनेट किया तो ये मिलेगा CO3-2। तो अगर इसने H+ डोनेट किया तो CO3-2, तो ये होगा इसका कॉन्जुगेट बेस। अगर इसने H+ एक्सेप्ट किया, ये इसका होगा कॉन्जुगेट बेस, इसने H+ एक्सेप्ट किया तो आपको मिलेगा H2CO3, तो ये होगा इसका कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो H+ डोनेट करके में जो मिलेगा वो मिलेगा बेस, और जो H+ एक्सेप्ट करके मिलेगा वो मिलेगा एसिड। तो एसिड और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एक H+ का डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से आप एक एग्जांपल है जो आपको होमवर्क में खुद से करना है, ठीक है। HSO4- है, तो इसके आपको दो बताने हैं, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा ये आपको बताना है, और HSO4- का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा ये आपको बताना है। तो कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड ये आपको बताने हैं HSO4- के। तो ये है आपके पास सिंपल क्वेश्चन एसिड बेस थ्योरी के, जो आपके यहाँ पे थोड़ा सा यूज आएगा। ऐसे एक थ्योरी और भी होता है, लुईस एसिड बेस थ्योरी। तो लुईस एसिड वैसे यहाँ पे काम में नहीं आएगा, आप जनरल उसको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में खूब पढ़ते हो। तो जो प्रोटॉन डोनर होता है वो होता है लुईस बेस, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता, सॉरी लोन पेयर जो डोनर है, लोन पेयर डोनर होगा लुईस एसिड बेस, और लोन पेयर एक्सेप्टर जो होगा वो होगा लुईस बेस। तो लुईस एसिड बेस क्या होगा, लोन पेयर के बेसिस पे। तो लोन पेयर डोनर लुईस बेस, लोन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बट यहाँ पे आपके दो ही थ्योरी यूज में आती है, एक आर्रेनियस और दूसरा ब्रोंस्टेन। तो बच्चों अब
इस एसिड बेस थ्योरी के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो आप बेसिकली बोल सकते हो कि पूरा चैप्टर यही है, वो है कैलकुलेशन ऑफ पीएच। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कि पीएच कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो पूरे चैप्टर में यही है, कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कैलकुलेशन ऑफ पीएच। ठीक है, अब पीएच का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कैसे अपने को करना है, क्या क्या केसेज आपके पास आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कुछ रिलेशन आपको याद होंगे। तो वो जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से हैं कि जो पीएच की वैल्यू आती है वो आती है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, और ऐसे सिमिलर आप लिख सकते हो POH की जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सम कि PH प्लस POH इन दोनों का जो सम आता है वो आता है PKW। और एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करोगे अगर, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे यानी कि रूम टेम्परेचर पे PH प्लस POH की वैल्यू कितनी आती है, 14 आती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे कि पीएच कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन का। तो जब भी आपके पास सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट कौन सा है, यानी कि वो किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो किस टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, जो सिंपल सॉल्यूशन हो सकते हैं वो एसिड का हो सकता है। जो आप केस एसिड के देखोगे सिमिलर बेस के लिए भी वैसे ही आएंगे। तो जो एसिड का होगा वैसा ही बेस का होगा। तो एसिड के लिए आप H प्लस कैलकुलेट करोगे, H प्लस के फॉर्मूले से आप पीएच कैलकुलेट करोगे। और बेस आता है अगर आपके पास, तो बेस से आप क्या करोगे, बेस से आप OH कैलकुलेट करोगे, OH से आप POH कैलकुलेट करोगे। और अगर आपको क्वेश्चन में पीएच पूछा गया है तो आप रिलेशन यूज करोगे PH प्लस POH इजिकल्स टू कितना, 14। अगर कुछ भी टेम्परेचर मेंशन नहीं किया गया तो बाय डिफॉल्ट आप यही यूज करते हो कि PH प्लस POH कितना, 14। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन आ सकते हैं आपके पास। तो इसमें कौन कौन से सॉल्यूशन आ सकते हैं जिनका आपको पीएच कैलकुलेट करना होगा, और आप आइडेंटिफाई करोगे कि इसका पीएच कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम केस लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेट से आपके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड HA है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। इसका अल्फा कितना होगा, 1, और ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो आपको मिलेगा H प्लस एन AA-। अब इसकी कंसंट्रेशन आपको गिवन होगी, इसकी कंसंट्रेशन से आप क्या कैलकुलेट करोगे, H प्लस का कंसंट्रेशन। अब H प्लस कितना आ गया, C आ गया, तो पीएच कितना होगा, माइनस लॉग ऑफ C। अब इसका एग्जाम्पल से करते हैं। लेट से आपको दे दिया कि 2 × 10⁻⁻5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन गिवन है, और इसका आपको पीएच कैलकुलेट करना है कितना है। और बाय डिफॉल्ट ये एक्वा सॉल्यूशन ही होगा। ठीक है, इसका आपको करना है पीएच कैलकुलेट। तो इसका पीएच, हाउ यू विल कैलकुलेट पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो आप सबसे पहले देखो H2SO4। H2SO4 मतलब आपके माइंड में आया स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आपको मिलेगा H प्लस और सल्फेट। अब इस एसिड से आपको देखना होगा कि कितने H प्लस मिल रहे हैं। अब इसकी बेसिसिटी एसिड की कितनी है, 2, तो इससे मिलने वाले H प्लस कितने हैं, ट्वाइस। तो आप लिखोगे 2 × 10⁻⁵। तो इससे जो H प्लस मिलेगा वो कितना होगा, 2 × 10⁻⁵, यानी कि आप बोल सकते हो 4 × 10⁻⁵, ये होगा। तो अब आपके पास H प्लस आ गया तो पीएच कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो पीएच का फॉर्मूला वही है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो आप इसको लिखोगे माइनस लॉग ऑफ 4 × 10⁻⁵। तो आप इसको लिख सकते हो 5 माइनस लॉग 4। तो 5 माइनस लॉग 4 यानी कि 5 माइनस कितना, लॉग 4 का वैल्यू कितना, 0.6, तो ये वैल्यू आएगी 4.4। तो इस तरीके से आपको पीएच कैलकुलेट करना है किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब अगर आप पहचानने लग गए कि ये सॉल्यूशन किस टाइप का है, तो सॉल्यूशन किस टाइप का अगर आप पहचान गए तो आप डेफिनेटली उसका पीएच कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच। एसिड का केस आपके माइंड में फिट हो गया इसी तरीके से। अब सिमिलर जो मेथड होगा वो किसके लिए होगा, बेस के लिए होगा। ठीक है, अब केस सेकंड लेते हैं। सिमिलर वैसा ही होगा जैसा आपने एसिड की लिखा था। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। केस जो सेकंड है वो किसका है, स्ट्रॉन्ग बेस का। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर कैसे कैलकुलेट करना होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो कैसे कैलकुलेट करोगे। लेट से आपने कोई बेस ले लिया AOH, तो AOH से आपको मिलेगा
A प्लस एन OH माइनस। अब लेट से इसका बेस का कंसंट्रेशन है C, तो इसका कंसंट्रेशन C होगा, तो OH का जो कंसंट्रेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, C मिलेगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे POH कितना, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब OH माइनस का कंसंट्रेशन आपने कैलकुलेट किया है, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना, C, तो इस तरीके से आपने कैलकुलेट किया POH। इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो POH के बाद आपको कैलकुलेट करना है pH, तो pH कितना होगा 14 माइनस POH। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे इस सॉल्यूशन का pH। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल से ही कर सकते हैं इसको। तो जैसे लेट से आपने कोई क्वेश्चन लिया कि इसका एग्जाम्पल अगर अपन करें यहाँ पे, ठीक है, तो आपने कोई स्ट्रॉन्ग बेस लिया, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, लेट से आपने NaOH ले लिया, ठीक है, NaOH, तो NaOH लिया तो इसकी कंसंट्रेशन दे दी 10⁻⁻5 मोलर। तो आपको पूछा गया है कि 10⁻⁻5 मोलर NaOH सॉल्यूशन का एक्वस है, नो डाउट, तो इसका pH कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना था। तो आपने NaOH को डिसोशिएट किया, आयोनाइज किया, तो Na प्लस NOH माइनस, ये 10⁻⁻5 था, तो OH माइनस कितना होगा 10⁻⁻5। अब ये OH माइनस जो है वो 10⁻⁻5, तो अगर इतना आपको मिला तो आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। तो आपने लिखा POH, वो कितना लिखा, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻5, तो पावर मल्टीप्लाई में -5 लॉग ऑफ 10, ठीक है, तो log ऑफ 10 है, तो log ऑफ 10 की वैल्यू कितनी 1, तो POH की वैल्यू आ गई 5, तो pH कितना होगा 14 माइनस 5 यानी कि 9। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है स्ट्रॉन्ग बेस का pH। अब देखते हैं इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस, इसको बड़े ध्यान से देखना आप, ठीक है ना। अगर आपको दिया जाए कि मैं लिख रहा हूँ एक आपको एसिड दे दिया, लेट्स से HCl दे दिया, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन दे दिया, इधर मैं लिख रहा हूँ H प्लस का कंसंट्रेशन और इधर लिख रहा हूँ pH, ठीक है। आप बोलते जाना, साथ साथ लिखते जाना कि कितना आएगा pH। मैंने बोला 10⁻⁻1, तो आप लिखोगे H प्लस भी कितना 10⁻⁻1, तो pH 1। 10⁻⁻2 आप बोलोगे 10⁻⁻2, pH कितना 2। फिर सिमिलर चलते गए, मैंने बोला 10⁻⁻5, आपने बोला सर ये 5, तो ये भी 10⁻⁻5, तो pH कितना 5। फिर मैंने बोला 10⁻⁻6, आपने बोला H प्लस भी 10⁻⁻6, तो pH भी कितना 7। फिर मैंने बोला 10⁻⁻7, 10⁻⁻8, आपने बोला 10⁻⁻7, 10⁻⁻8, ये pH 7 और ये pH 8। आपने बोला सर pH आया 8, मैंने बोला किसका pH, आपने बोला सर HCl का। तो अब आपको याद होगा कि HCl क्या चीज़ है, एसिड, तो एसिड अगर है तो इसका pH कभी भी 7 या 7 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अब इसका pH 7 या 7 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, तो इट मीन्स ये दोनों वैल्यू pH की पॉसिबल नहीं है, ये भी pH पॉसिबल नहीं है। तो फिर बोलोगे सर हमें क्या पता कि कैसे करना है, तो इसका आंसर कितना होगा। तो इसका आंसर कैलकुलेट करने के लिए आप देखना कि अगर आपने HCl लिखा तो HCl आपको देगा H प्लस और कितना 10⁻⁻, ये देगा Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस, तो इससे H प्लस होगा 10⁻⁻7। अब आप देखो यार ये एक्वा सॉल्यूशन है, तो एक्वा सॉल्यूशन से H2O से भी H प्लस आता है। तो ये जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ आपको, ये केवल ऑब्जेक्टिव अप्रोच है थोड़ी, ठीक है ना। थोड़ा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो और आंसर में थोड़ा डिफरेंस आएगा, बट अपना काम इसी से हो जाएगा जो अपन ऑब्जेक्टिव अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है क्वेश्चन का वो ये देखो, तो H2O से जो H प्लस आता है वो भी कितना आता है 10⁻⁻7। अब आपने देखा H प्लस टोटल कि H प्लस टोटल कितना होगा, तो H प्लस टोटल आप लिखोगे कि H2O से भी H प्लस आया और HCl से भी H प्लस आया। ये H प्लस कौन से वाला, HCl वाला, तो ये कितना होगा 10⁻⁻7 और ये कितना होगा 10⁻⁻7, तो ये वैल्यू हो गई 2 × 10⁻⁻7। तो इसका pH लिखोगे तो वो कितना होगा 7 माइनस log 2 यानी कि 6.7, ये होगा इसका pH। तो अब आपके माइंड में आना चाहिए कि सर आपने यहाँ पे H2O वाटर वाला ऐड किया H प्लस,
तो ऊपर वाले केसेज में यहाँ पे आप कहाँ गए थे कि आपने H+ जो है वाटर वाला ऐड नहीं किया, तो मैंने बोला कि भाई साहब आप ये बिल्कुल ऐड कीजिए H+, पर ये H+ ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे क्या मैजिक होगा। आपने बोला H+ जो है वो HCl से भी होगा, ये H2 वाला HCl वाला, और ये आपने H+ लिखा किसका, H2 का। तो मैंने बोला H+ HCl वाला कितना 10⁻⁻1, H2 वाला कितना 10⁻⁻7। आपने बोला सर ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों, ये 10⁻⁻1, ये 10⁻⁻7, ये तो बहुत ही कम है, छोटी वैल्यू है। तो H+ कितना आया 10⁻⁻1, इसलिए आपने वहाँ पे नेगलेक्ट करके इसको छोड़ दिया था, H2 वाला H+ ऐड नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि H+ जो था HCl से आने वाला वो काफ़ी ज़्यादा था और H2 वाला काफ़ी छोटी वैल्यू थी। बट इस केस में ये नेग्लिजिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि H2 यहाँ पे काफ़ी वीक है तो H2 भी वैसा ही होगा, तो अपन दोनों का कंपेरेबल होगा, तो किसी का भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब ये वाला केस लेते हैं, तो इस केस में जो HCl से H+ आएगा वो कितना होगा देखते हैं, वो होगा 10⁻⁻8। तो जो आपने लिखा H+ टोटल, तो H+ टोटल जो होगा वो कितना होगा 10⁻⁻8, H2 वाला 10⁻⁻7, तो इसको आप लिख सकते हो 10⁻⁻7 कॉमन लोगे तो 0.1 + 1 यानी कि 1.1 × 10⁻⁻7। तो आप इसका pH लिखोगे तो 7 - log 1.1 यानी कि अप्रोक्सीमेट 6.9 आप लिख सकते हो। तो जब भी आपके पास ऐसा केस आ जाए कि 10⁻⁻9 मोलर HCl, तो फिर आपको इसका pH बोलना है कि इसका pH जस्ट लेस देन 7 होगा, और वो कितना होगा लगभग 7 होगा, इस तरीके से। तो जब बहुत ज़्यादा एसिड डाइल्यूट आ गया, तो एसिड बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हुआ तो उस केस में उसका pH कितना आएगा जस्ट बिलो देन 7। और अगर यही आपके पास बेस होता और उसका बहुत डाइल्यूशन होता 10⁻⁻8 -9 ऐसे इस तरीके से होता, तो उसका pH कितना लिखते आप, उसका pH जस्ट ग्रेटर देन 7 लिखते, ठीक है, उसका pH जस्ट ग्रेटर देन 7। जैसे आपको बोलता 10⁻9 मोलर NaOH है, तो बताओ इसका pH कितना होगा, तो आप बोलोगे हमें नहीं पता, कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस आप ये बोल दोगे कि pH ग्रेटर देन 7, या फिर ऑप्शन में आपको मिल सकता है pH ऑलमोस्ट 7, या फिर आपको pH मिल सकता है कितना 7.01 कुछ इस तरीके का। तो जो 7 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हो वो आप pH लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है कि अगर एसिड या बेस बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हुआ स्ट्रॉन्ग के केस में, तो उसका pH आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एसिड का pH ऑलवेज लेस देन 7, बेस का pH ऑलवेज ग्रेटर देन 7, और 7 हुआ तो सॉल्यूशन कैसा, न्यूट्रल। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर अपन pH को यहाँ पे स्केल को ड्रॉ करें, तो ये मैं लिख रहा हूँ pH, ये लिख रहा हूँ POH, pH कितना, यहाँ पे pH होगा 0, तो POH कितना होगा 14, यहाँ पे pH होगा 14, तो POH होगा 0, ठीक है। तो ये होगा pH = POH, और ये वैल्यू होगी 7। अगर pH 7 से लेस है तो ये सॉल्यूशन होगा कैसा, एसिडिक। मतलब एसिडिक सॉल्यूशन का जो pH है वो ऑलवेज कितना होगा, लेस देन 7, और ग्रेटर देन 7 हुआ तो कैसा होगा, बेसिक, और 7 हुआ तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। ये बात कर रहे हैं आप किस पे, ये बात कर रहे हो आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस लेते हैं। ये नेक्स्ट केस देखिए, pH ऑफ वीक एसिड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। और अगर मान लो ये केस आपने सॉल्व कर लिया pH कैलकुलेशन का, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप आगे का कोई भी केस आए तो बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो इसलिए मैं इसका पूरा डेरिवेशन आपको बताऊंगा, फिर आप देखना इसमें क्या लर्न करना है अपने को, और आगे के जो भी टॉपिक है, चाहे वो बफर सॉल्यूशन हो या कोई भी हो, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो, चाहे वो एसिड हो, कुछ भी टॉपिक आ जाए, ठीक है। pH ऑफ वीक एसिड, ठीक है। अब देखो कैसे, लेट्स से आपने कोई वीक एसिड लिया,
वीक एसिड कोई भी लिख लेते हैं हम लोग कि वीक एसिड आपने लिया H, ठीक है। अब ये वीक एसिड है तो ये कुछ आयनाइज होगा, कुछ अनआयनाइज होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम होगा इस तरीके से, तो ये H+ और A- मिलेगा, ठीक है। अब लेट से आपने इसकी कंसंट्रेशन ली C, अब C में से आपने लिखा कि ये X डिसोसिएट हो गया, ये X हुआ और ये भी कितना हुआ, X हुआ। या फिर आपने लिखा था C- C-अल्फा, ये भी C-अल्फा, तो ये भी कितना मिला, C-अल्फा मिला। अब ये रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है, अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो इसके लिए कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप लिख सकते हो H+ कंसंट्रेशन ऑफ A- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना, HA। अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा आपने, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा आपने किसके लिए, एसिड के लिए, ठीक है। ये वीक एसिड है तो इसमें एसिड के लिए आपने लिखा तो इसको लिख देते हैं आप लोग Ka। अगर सिमिलर बेस के लिए होता तो आप उसको लिखते Kb। तो ये एसिड है तो एसिड के लिए आपने लिख दिया कितना, Ka। तो Ka की जो वैल्यू है यहाँ पे देखते हैं कितनी आएगी, H+ का कंसंट्रेशन C-अल्फा, A- का C-अल्फा डिवाइडेड बाई C, और इसको लिख देते हैं 1 - अल्फा, तो C से C कैंसिल हुआ, तो Ka की जो वैल्यू आएगी वो आएगी C-अल्फा² डिवाइडेड बाई 1 - अल्फा। K की वैल्यू कितनी आ गई, C-अल्फा² अपॉन 1 - अल्फा। अब देखना, अगर ये वीक एसिड ज़्यादा ही वीक है, मोस्टली 99% केसेज में आपको ऐसा ही मिलेगा, इफ़ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो आप क्या लिख सकते हो, 1 - अल्फा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी, 1, तो उस केस में K की वैल्यू कितनी आ गई, C-अल्फा²। K की वैल्यू C-अल्फा² आ गई, तो यहाँ से आपने लिखा अल्फा की वैल्यू, तो वो होगी √K/C। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास ये आ गया कि अल्फा की वैल्यू कितनी, √K/C। ये इस आयनिक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि वीक एसिड का अल्फा कितना, √Ka/C। ये आ गया वीक एसिड का, ठीक है। अब वीक एसिड का अल्फा आ गया, अब आपको चाहिए था pH, तो pH के लिए आपने लिखा जी H+ का कंसंट्रेशन, उसकी वैल्यू है C-अल्फा, तो आपने लिखा C-अल्फा की वैल्यू कितनी, √K/C। तो अब आप यहाँ से लिखोगे H+ का कंसंट्रेशन, तो वो वैल्यू आ जाएगी K/C। K क्या चीज़ है, याद रखना बार से कि K था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, ठीक है। या फिर इसको K को बोलते हो, K को बोल देते हो आप आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है। एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट कितना है, वो Ka है। और C क्या चीज़ है यहाँ पे, C है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। और अल्फा जो है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड, तो ये आपने लिख दिया। तो ये अल्फा लिख दिया, K लिख दिया, तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूलाज आपके पास आ गए। अब ये जो दोनों फॉर्मूलाज हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको डेरिवेशन करना आ गया, इनको आपको याद करना है दोनों फॉर्मूलाज को, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आप बिल्कुल कर भी लोगे, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन देखते हैं इसका एग्जाम्पल। कैलकुलेट द pH of 10⁻⁻1 मोलर एसिटिक एसिड, और आपको गिवन है इसका Ka कितना है, 10⁻⁻5, ठीक है। और इसका आप पूरा ही कर लेते हैं, अब तो इसका अपन जो भी करना है कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर आप इसका अल्फा कैलकुलेट करोगे तो अल्फा की वैल्यू आपको पता है √K/C, तो अंडर कितना, 10⁻⁻5, 10⁻⁻1, तो ये वैल्यू आ गई 10⁻⁻2। अगर आपको परसेंटेज अल्फा चाहिए तो 10⁻⁻2 इंटू 100, यानी कि वो वैल्यू कितनी आ गई, 1%। तो कितना वीक है देखो, 1% इसका आयोनाइजेशन, ठीक है। और अगर आपको H+ चाहिए तो आप H+ को C-अल्फा से भी लिख सकते हो, 10⁻⁻1, अल्फा कितना, 10⁻⁻2, तो ये वैल्यू हो गई 10⁻⁻3। तो आप इसका pH लिख सकते हो कितना, 3। या फिर आप H+ डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपने जो अभी अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था √K/C, तो K कितना है, 10⁻⁻5, C कितना, 10⁻⁻1,
तो ये वैल्यू आ गई 10 टू पावर माइनस 6 अंडर रूट, यानी कि 10 टू पावर माइनस 3। तो यहाँ से आप लिख सकते हो इसका पीएच कितना 3। तो इस तरीके से आपको वीक एसिड का पीएच कैलकुलेट करना है। तो जिस तरीके से आपने वीक एसिड का कैलकुलेट किया है, सेम वैसा ही केस है किसका, वीक बेस का। तो उसका अपन डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट एग्जांपल ही कर लेते हैं। ठीक है, इधर देखिए इस क्वेश्चन को, ये है वीक बेस। अब आपको देख के पता चलना चाहिए भाई कि वीक एसिड है वीक बेस है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन में आपको लिखकर नहीं देगा कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है, ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अब देखना कि अगर आपको गिवन है NH4OH, तो NH4OH गिवन है तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेस है। और वीक है तो कैसे पता चला, क्योंकि इसका Kb गिवन है। तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि Kb गिवन है, इट मीन्स ये बेस है, और बेस भी कैसा, Kb है, तो इसका मतलब बेस भी कैसा, वीक है। तो इसका अल्फा कैलकुलेट करना है, तो अल्फा क्या होगा, √K/C। तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगेन 10 टू पावर माइनस 5 अपॉन C कितना 10 टू पावर माइनस 1। तो ये आ गया 10 टू पावर माइनस 1 अंडर रूट, तो ये वैल्यू आ गई 10 टू पावर माइनस 2। और अगर आप परसेंटेज अल्फा लिखोगे तो आएगा 10 टू पावर माइनस 2 इंटू कितना 100, तो 1%। अब जैसे आपने वीक एसिड के केस में पीएच कैलकुलेट किया था, यानी कि H+, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे OH-, तो आप इसको C अल्फा भी लिख सकते हो या √Kb इंटू C भी लिख सकते हो। तो ये Kb कितना 10 टू पावर माइनस 5, ये 10 टू पावर माइनस 1, तो ये वैल्यू आ गई OH- की कितनी 10 टू पावर माइनस 3। तो ये OH आया, तो OH आया है तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे POH, तो pH का वैल्यू होगा 3। अब अभी देखना क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, POH 3 आया तो आपसे पूछा था pH, तो pH कितना होगा 14 माइनस POH, तो pH की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 14 माइनस 3, तो pH की वैल्यू होगी कितनी 11। ठीक है, तो दोनों केस सिमिलर हैं, जैसा एसिड का होगा वैसा ही बेस का होगा। तो इस तरीके से आपने एसिड और बेस कर लिए। ठीक है, तो एसिड आपने वीक एसिड करा, स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा, वीक बेस लिखा, स्ट्रॉन्ग बेस लिखा, केस दोनों सिमिलर चलते हैं। ठीक है, तो आप इनको कीजिएगा। ये आईनी काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो इसका हम लोग एक नेक्स्ट पार्ट और लेंगे, सेकंड पार्ट लेंगे। तो आप पहले ये पार्ट कंप्लीट कीजिएगा। अगर ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया तो मैं गारंटी लेता हूं कि सेकंड पार्ट भी आप अच्छे से कर लोगे। और अगर आपने ये फर्स्ट पार्ट नहीं किया तो प्लीज़ सेकंड पार्ट करने से पहले आप पूरा इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, तभी आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए और लाइक कीजिएगा। और थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।